हेलो दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका स्वागत है। जैसा कि पता है आपको कि केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। तो आज पर्यावरण की शुरुआत की पहली क्लास है। तो आइए पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं और उनके डिफरेंट सिलेबस के कंटेंट को हम लोग एक बार देखते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा पारिस्थितिकी। तो उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल, फिर C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपस्थित निर्मित ऊर्जा को संपूर्ण जीव जंतु भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो कंज्यूमर क्या होते हैं? उपभोक्ता। उत्पादक उपभोक्ता से भोजन की प्राप्ति करते हैं। दूसरे शब्दों में उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उपभोक्ता को परपोषी कहते हैं। परपोषी का मतलब होता है कि किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहना। तो उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा होता है द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा होता है तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में देखते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता सदैव शाकाहारी होगा, जबकि द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी होंगे। परपोषी ऐसे जीव जंतु जो उत्पाद पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। प्रीडेटर्स क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ऐसे जीव जंतु जो भोजन के रूप में दूसरे जीव जंतु को ग्रहण करते हैं, उन्हें प्रीडेटर्स कहते हैं। इसके अंतर्गत द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता शामिल हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रीडेटर्स में कौन कौन से शामिल हैं? तो द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला। भोज्य पदार्थों का उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता एवं द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता में स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाती है। खाद्य श्रृंखला में मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित हो पाती है, इसलिए इसे 10% का नियम, लिंडमान का नियम कहते हैं। इसे लिंडमान का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बस 10% ऊर्जा ही जो है वो ट्रांसफ़र होती है, इसलिए इसको 10% का नियम या लिंडमान का नियम कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, मतलब एक डायरेक्शन में होता है। अपघटनकर्ता डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृत जीव जंतुओं या जीवित जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। इसके अंतर्गत जीवाणु, विषाणु, कारक, अमरबेल, प्रोटोजोआ आदि सूक्ष्म जीव आते हैं। अपघटनकर्ता मृत पौधे एवं जीव जंतु को इसके अंतर्गत जीवाणु, विषाणु, कारक, अमरबेल, प्रोटोजोआ आदि सूक्ष्म जीव आते हैं। अपघटनकर्ता मृत पौधों एवं जीव जंतु को खाकर प्रकृति को साफ करने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का मेहतर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बायोम। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर रहने वाले जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की सामान्य विशेषताएं एक समान हों, तो ऐसे क्षेत्र को बायोम कहा जाता है। बायोम को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला स्थलीय बायोम, दूसरा है जलीय बायोम। स्थलीय बायोम में वन बायोम आते हैं, घास आते हैं, टुंड्रा आते हैं, मरुस्थल आते हैं। और जलीय बायोम में प्रवाल आते हैं, खुला आता है, आर्द्र भूमि आती है और नम भूमि आती है। वन बायोम विषुवत रेखीय वन बायोम होता है और उष्णकटिबंधीय वन बायोम होता है। जो विषुवत रेखीय वन बायोम होता है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक। उष्णकटिबंधीय वन बायोम होता है 23 से 1/2 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक। इसमें तापमान ज़्यादा होती है,
वर्षा भी ज़्यादा होती है और सघन वन होते हैं, घने वन होते हैं। इसमें तापमान कम होती है उष्णकटिबंधीय में, तो जिसका रीजन है वर्षा भी कम होती है। सदाबहार वन सूर्य का प्रकाश, चंदन जानवर का धरातल पर, महोगनी प्रवेश संभव पहुंचेंगे, बांस नहीं, कुड़ शांत बायोम। यही कारण है कि यह विश्व का सर्वाधिक अशांत बायोम है। उष्णकटिबंधीय बायोम से सर्वाधिक मात्रा में भवन निर्माण के लिए लकड़ी प्राप्त की जाती है। उष्णकटिबंधीय वन बायोम में पतझड़ वन या पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पतझड़ या पर्णपाती वन क्या होते हैं? ऐसे वन जो वर्ष के एक निश्चित मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उन्हें पतझड़ वन या पर्णपाती वन, मानसूनी वन कहते हैं। जैसे नीम हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, शीशम हो गया, महुआ हो गया, बबूला आदि। घास वायम, ये उष्णकटिबंधीय घास वायम होते हैं। उपोष्ण या शीतोष्ण घास वायम, इसमें तापमान ज़्यादा रहता है, वर्षा भी होती है, जिसके कारण वनस्पतियाँ घास सघन होते हैं। इसमें कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, लेटराइट मृदा पाई जाती है। इसमें टेरा रोसा भी इसी में पाई जाती है। लोनोस हो गया वेनेजुएला में। उष्णकटिबंधीय घास बायोम, यह बायोम कर्क एवं मकर रेखाओं के मध्य पाया जाता है। यहाँ पर वर्षा अधिक होने के कारण सघन घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे ब्राज़ील में कंपोस घास की मैदान एवं वेनेजुएला में लानोस घास का मैदान। कंपोस में टेरा रोसा लेटराइट मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी में काफ़ी कृषि की जाती है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के मैदान को वागान एजेंडा कहते हैं। लानोस घास के मैदान में चावल की कृषि की जाती है। दूसरा, उपोष्ण शीतोष्ण घास के मैदान, उपोष्ण या शीतोष्ण घास के मैदान। यह घास के मैदान 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। यहाँ पर कम तापमान होने के कारण विरल घास पाई जाती है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से गेहूं की कृषि की जाती है। कुछ उपोष्ण घास के मैदान निम्न हैं। जैसे हो गया कंपास, ये कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। दक्षिण अमेरिका का अन्न भंडार कहते हैं इसको। प्रेरी यूएसए में पाया जाता है। गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है यूएसए। सवाना, ये मिस्र या सूडान में। पुस्ताज यूक्रेन में। स्टेपी तुर्की में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। विल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो उसके बाद है टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम 66.5 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। यहाँ पर तापमान कम होने के कारण वर्षा कम होती है, जिस कारण से वनस्पति अर्थात उत्पादक का विकास नहीं हो पाता है, जिस कारण से उपभोक्ता टुंड्रा बायोम में पलायन कर जाते हैं। टुंड्रा बायोम में मांसाहारी पक्षी की कमी पाई जाती है। टुंड्रा बायोम में मुख्य रूप से साइबेरियन पक्षी या साइबेरियन सारस पाए जाते हैं। इन पक्षियों के लिए राजस्थान का केवलादेव पक्षी अभयारण्य शरणास्थली है। उसके बाद है मरुस्थल बायोम। मरु मतलब होता है मरा हुआ, स्थल मतलब होता है स्थान, और ठंडी जलधारा, उत्पादन नहीं होगा, वर्षा नहीं होगी इसमें। मरुस्थल, मरुस्थल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर वर्षा न होने के कारण फसलों का उत्पादन समाप्त हो चुका होता है। संपूर्ण धरातल के लगभग 14% क्षेत्रफल पर मरुस्थलों का विकास है। मरुस्थल महाद्वीप के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। मरुस्थल 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, उष्ण मरुस्थल, शीत मरुस्थल। उष्ण मरुस्थल क्या होता है? उष्ण मरुस्थल कर्क एवं मकर रेखा के मध्य पाए जाते हैं, जबकि शीत मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में पाए जाते हैं। शीत मरुस्थल सोनोरेन यूएसए, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है। दस्त काबिल एवं दस्त लूट ईरान में है। लेह भारत में। तकला मकान चीन में। गोबी मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। उष्ण मरुस्थल, मरुस्थल का नाम और किस देश में पाया जाता है? अटकामा पेरू एवं चिली में। नामीब में नामीबिया। कालाहारी बोत्सवाना। सहारा अफ्रीका के उत्तरी भाग में। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नोबियन सूडान देश में पाया जाता है। रोब अल खाली एवं नेफुदा सऊदी अरब में।
सीरियन सीरिया में, थार भारत में पाकिस्तान में, ग्रेट विक्टोरिया अफ्रीका में, गिब्सन भी अफ्रीका में, ग्रेट सैंडी अफ्रीका में, तनामी अफ्रीका में, सिम्पसन अफ्रीका में, स्टुअर्ट स्टोनी अफ्रीका में। यूरोप महाद्वीप विश्व का एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है। तीसरा है जलीय वायोम, खुला समुद्र, जैसे प्लैंकटन, नेंगटन, वेंथस। प्लैंकटन क्या होता है? प्लैंकटन एक वनस्पति है। यह वनस्पति एक ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर ठंडी एवं गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं। इसका विकास समुद्र की सतह से 200 मीटर की गहराई तक होता है। प्लैंकटन वनस्पति मछली का मुख्य भोजन होता है। जहाँ पर प्लैंकटन मछली पाई जाती है वहाँ पर मछली मत्स्य पालन अधिक मात्रा में किया जाता है। जैसे टैगोर बैंक जर्मनी में, ग्रेट बैंक डेनमार्क में, न्यूजी बैंक न्यूजीलैंड में, सब प्लैंकटन है। दूसरा है नेक्टन। समुद्र में अलग अलग गहराइयों में पाए जाने वाले जलीय जीव जंतुओं को नेक्टन कहते हैं। जैसे डॉल्फिन हो गया, शार्क हो गया, वेल हो गया, सील हो गया, ये सब बहुत गहराई में पाए जाते हैं। तीसरा है वेंथस। समुद्र के तटवर्ती भाग या पिछले भाग में पाए जाने वाले जलीय जीव जंतु एवं वनस्पति को वेंथस कहते हैं। जैसे मेढक हो गया, मगरमच्छ हो गया, शैवाल हो गया, काई हो गई, जेली हो गया, फिश हो गया, गाय हो गई, मछली हो गई आदि। सेकंड है प्रवाल भित्ति बायोम। प्रवाल एक समुद्री जीव है जो कि उष्णकटिबंधीय महासागर में पाया जाता है। यह एक कवच के अंदर पाया जाता है। यह कवच CaCO3 का बना होता है। कवच का मुख बंद होता है जबकि खुला होता है। खुले हुए भाग से प्रवाल ऑक्सीजन ग्रहण करता है। जल के प्रदूषित हो जाने पर जब कवच का मुख्य भाग बंद हो जाता है तो प्रवाल की मृत्यु हो जाती है। जब एक प्रवाल मरता है तो दूसरा प्रवाल उससे आकर चिपक जाता है। इससे प्रवाल कई प्रवालों के मिल जाने के बाद एक दीवारनुमा संरचना निर्मित हो जाती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रशांत महासागर के कोरल सागर में है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समीप स्थित है। इसका नाम ग्रेट बैरियर रीफ है। भारत में 4 स्थानों पर प्रवाल भित्ति पाई जाती है। पहला हो गया मन्नार की खाड़ी, दूसरा हो गया अंडमान निकोबार, तीसरा हो गया लक्षद्वीप, चौथा हो गया खंबात की खाड़ी। तीसरा है आर्द्र भूमि वायोम। आर्द्र भूमि या नम भूमि का विकास लंबे समय तक एकत्रित होने के कारण होता है। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामशहर शहर में सम्मेलन हुआ। 2 फरवरी 1971 को जिसे रामशहर सम्मेलन कहा जाता है। 2 फरवरी 1974 से प्रत्येक वर्ष आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 1974 से। विश्व में सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र कनाडा में है जबकि सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र ग्रेट ब्रिटेन है। भारत में सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाला देश जम्मू एंड कश्मीर में है जबकि भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र गुजरात का कच्छ का रण है। इसके अतिरिक्त राजस्थान का केवलादेव अभयारण्य, उड़ीसा की चिल्का झील, आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील, जम्मू कश्मीर की डल झील, सुंदरबन डेल्टा, सामर झील इसके उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों की भिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता जैव विविधता जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों की भिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता तापमान एवं वर्षा पर निर्भर रहते हैं। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखा पर। जबकि ध्रुवों पर सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता कम हो जाती है। एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता में पहले वृद्धि होती है फिर कमी आती है। पर्वतीय क्षेत्रों पर सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। घाटियों में शांत घाटी में जैव विविधता सबसे अधिक, कश्मीर घाटी में जैव विविधता सबसे कम पाई जाती है। राज्यों में मेघालय की जैव विविधता सबसे अधिक एवं जम्मू कश्मीर की जैव विविधता सबसे कम पाई जाती है।
जैव विविधता संरक्षण की विधियाँ: स्वस्थानीय संरक्षण इंस्टीट्यूट और बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्सिटू, इंसिटू और एक्सिटू। स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है? इस विधि में जीव जंतु या पेड़ पौधों को उनके निवास स्थान पर ही संरक्षण दिया जाता है। जैसे राष्ट्रीय पार्क हो गया, वन्य जीव हो गया, जो जहाँ पे रहते हैं उनको उसी में दिया जाता है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और बाह्य स्थानीय एक्सिटू क्या होता है? जीव जंतु या पेड़ पौधों को उसके निवास से अलग होकर किसी दूसरी जगह पर यदि संरक्षण दिया जाता है तो इस विधि को बाह्य स्थान संरक्षण कहते हैं। जैसे चिड़ियाघर। राष्ट्रीय पार्क है। राष्ट्रीय पार्क में क्या होता है कि जानवरों का प्रवेश वर्जित हो, जीव जंतु जानवरों का प्रवेश वर्जित, मानव का प्रवेश वर्जित, शिकार करना मना होता है इसमें, पेड़ पौधों को तोड़ नहीं सकते। जैव विविधता का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें मानव संबंधित गतिविधियां संभव न हो, बाहरी जानवरों का जाना प्रवेश वर्जित हो, यहाँ के पेड़ पौधों को तोड़ने एवं जानवरों का शिकार करना मना हो, तो ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। वर्तमान समय में भारत में 105 राष्ट्रीय पार्क हैं। पहला है जिम पार्क कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। यह 1936 में निहित हुआ था। पहले इसे हैली नाम से जाना जाता था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले हैली के नाम से जाना जाता था। दूसरा है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। तीसरा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में है। साउथ वटन द्वीप समूह द्वीप राष्ट्रीय पार्क यह अंडमान निकोबार में है। यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क क्या है? साउथ वटन द्वीप राष्ट्रीय पार्क। दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क यह जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर कश्मीरी हंगूल या कश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क में कश्मीरी हंगूल या कश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं। छठवां है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। यह मणिपुर में है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। सातवां है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये है राजस्थान में। आठवां है कान्हा राष्ट्रीय पार्क, मध्य प्रदेश में है। टाइगर इसमें पाए जाते हैं। मानस प्लस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। एक सींग वाले गैंडा के लिए क्या कौन सा फेमस? काजीरंगा या मानस। जल्दापारा पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। पेरियार केरल में है, हाथी पाए जाते हैं इसमें। बांदीपुर कर्नाटक में है, हाथी पाए जाते हैं। गिर अभयारण्य गुजरात में है। बब्बर शेर एशियाई शेर यहीं पे पाए जाते हैं। रणथंभौर राजस्थान के इसमें टाइगर पाए जाते हैं। वन्य जीव अभयारण्य, इसमें जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं। अनुमति वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय पार्क के समान ही होते हैं। यहाँ पर अनुमति मिलने पर ही मानव प्रवेश एवं शिकार करना संभव है। अनुमति मिलने पर पशुचारण एवं वृक्षों का कटाव संभव है। वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क की घोषणा राज्य सरकार करती है। ये इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क की घोषणा राज्य सरकार करती है। वर्तमान समय में 543 वन्य जीव अभयारण्य हैं, जिसमें सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है। पहला हो गया कच्छ डेजर गुजरात में, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। दूसरा है पिट्टी एवं गूज आइलैंड लक्षद्वीप, यह भारत का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? कच्छ डेजर। सबसे छोटा कौन सा है? चिट्टी और गूज आइलैंड। उत्तर प्रदेश में 25 वन्य जीव अभयारण्य हैं। हस्तिनापुर मेरठ में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है हस्तिनापुर मेरठ। पटना एटा में यूपी का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य पटना में है, एटा में। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से होता है जो किसी जीव जंतु या पेड़ पौधों के लिए निश्चित कर दिया गया हो। सन 1971 में यूनेस्को के द्वारा मानव एवं जैव मंडल MAB कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन की जानकारी यूनेस्को ने ली। भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 11 को यूनेस्को ने अपना संरक्षण दिया। पहला लेह शीत मरुस्थल जम्मू एंड कश्मीर में, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम में, नाकरेक मेघालय में, सिमलीपाल उड़ीसा में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में, सलेम आंध्र प्रदेश, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, नीलगिरी केरल में, अगस्थ्यामलाई तमिलनाडु में, कच्छ का रण गुजरात में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, अमरकंटक मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, मानस असम में,
दिहांग दियांडा अरुणाचल में, डिप्रू सैरवोवा असम में। भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। भारत का नवीन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पन्नार है। यूनेस्को के सारणी में शामिल पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। यूनेस्को के सारणी में शामिल सबसे नवीन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कंचनजंगा है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की घोषणा केंद्र सरकार करती है। जैवमंडल जो है कि इसकी घोषणा केंद्र सरकार करती है और राष्ट्रीय पार्क की घोषणा राज्य सरकार करती है। उत्तर प्रदेश में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र एक भी नहीं है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, प्रदूषण। पहले प्रदूषक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो प्रदूषण उत्पन्न करते हो उन्हें प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषकों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, ये प्राकृतिक होता है, और दूसरा है मानव जनित। प्राकृतिक क्या होता है? ज्वालामुखी प्रक्रिया में निकली हुई गैसें जैसे H2S, SO2, NO2, CO और CO2। बादलों का गरजना, बाढ़ आना, भूस्खलन आदि ये प्राकृतिक होते हैं। दूसरा है मानव जनित प्रदूषण। प्लास्टिक का अधिक मात्रा में उपयोग, कूड़ा करकट, अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, जैसे वृक्षों का कटाव, एसी का प्रयोग, ये सब मानव जनित प्रदूषण होते हैं। दूसरा है अवस्था के आधार पर, ठोस, द्रव, गैस होते हैं। ठोस में आता है DDT, एरोसॉल, कूड़ा करकट, और द्रव्य में जैसे यूरिया यूज करते हैं, अमोनिया हो गया, पारा हो गया, आर्सेनिक हो गया। गैस में हो गया H2S हो गया, CO हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया। तीसरा है स्वरूप के आधार पर, इसमें प्राथमिक में है और द्वितीयक प्रदूषण होते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वतंत्र रूप में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं उन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। जैसे H2S हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। द्वितीयक क्या होता है? ऐसे प्रदूषक जो किसी दूसरे गैस के साथ मिलकर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं उन्हें द्वितीयक प्रदूषण कहते हैं। जैसे H2SO4, HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया। निरस्तता के आधार पर, सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन हो जाए, उसके बाद सिर्फ सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन ना होना। जैसे कुछ कूड़े करकट होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा वो डिकम्पोज कर दिए जाते हैं, मल मूत्र, यूरिया आदि। और सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होते, जैसे H2S हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, धुआं हो गया। इसके बाद है वायु प्रदूषण। नाइट्रोजन जैसा कि आपको पता है 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, ऑक्सीजन पाया जाता है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%, अदर गैसेस होती हैं 0.04%। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के परिवर्तन होने से जो समस्या उत्पन्न होती है उन्हें वायु प्रदूषण कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं। वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं, जैसे हो गया सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, NO2 हो गया, CO2। ज्वालामुखी प्रक्रिया में AC हो गया, फ्रिज हो गया, प्लास्टिक को जलाने से। ज्वालामुखी प्रक्रिया में AC से, फ्रिज या प्लास्टिक को जलाने से कौन सी गैसेस निकलती हैं? H2S हो गया, SO2 हो गया, NO2 हो गया, CO2 हो गया और CFC हो गया। जेट विमान, तेल, रिफाइनरी या वाहन से निकलने वाले धुएं, NO2 हो गया, CO2 हो गया, CO हो गया और SO2। धान का खेत, दलदल भूमि से मीथेन निकलता है, CH4। उसके बाद जुगाली, कोयला संचालित कारखाने से निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषकों से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। पहला CO कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषकों में सबसे अधिक वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा होता है। यह वायु प्रदूषण को फैलाने के लिए 50% जिम्मेदार है। CO शरीर के अंदर पहुंचकर रक्त को उसका कार्य नहीं करने देता है, जिस कारण से सांस लेने में समस्या होने लगती है और हमारा दम घुटने लगता है। इसलिए इस गैस को दमघोटू गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस भी कहते हैं। यह हमारे ब्लड में जाता है और उसको फंक्शन करने में से रोकता है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये तेल या रिफाइनरी उसमें जाता है तो ये सल्फ्यूरस से और H2O से मिल के सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, H2SO4। तो तेल रिफाइनरी से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित नमी से क्रिया कर लेता है, मतलब रिएक्ट करता है और सल्फ्यूरिक
अम्ल बना लेता है, का निर्माण करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। जब यह सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा जल के साथ धरातल पर आ जाता है तो इसे एसिड रेन या अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा से प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में मथुरा, इटावा, मैनपुरी हैं। अम्लीय वर्षा जिस रूप में होती है वहाँ पर कद्दू की खेती की जाती है। एसओ2 का रंग पीला होता है, जिस कारण से ताजमहल दिन प्रतिदिन पीला होता जा रहा है। एसओ2 को केकिंग गैस भी कहते हैं। लगातार पत्थर पर गिरने के कारण ये पत्थर को तोड़ भी सकते हैं। ये लगातार यदि ताजमहल पर गिरती रही तो एक दिन ताजमहल क्षतिग्रस्त टूट जाएगा। उसके बाद सीएफसी गैस है। इसमें एक अणु क्लोरीन, एक अणु फ्लोरीन और एक अणु कार्बन का होता है। यह गैसें एसी, फ्रिज एवं प्लास्टिक जलाने से उत्पन्न होती हैं। सीएफसी गैस एक ग्रीन हाउस गैस है। यह ओजोन परत को क्षतिग्रस्त कर देता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और हंसने वाली गैस N2O, NO के साथ H2O के साथ रिएक्ट करता है, फिर H2NO3 बना लेता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में पाई जाने वाली जलवाष्प से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती हैं। जब यह नाइट्रिक अम्ल वर्षा जल के साथ धरातल पर आती है तो इस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। यदि किसी वर्षा में HNO3 और H2SO4 दोनों पाए जाते हैं तो इस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। यदि किसी वर्षा में HNO3 एवं H2SO4 दोनों पाए जाते हैं तो इस वर्षा को हार्ड एसिड रेन कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं या किसे कहते हैं या कौन कौन सी हैं या इसका प्रभाव क्या है। सूर्य से लगभग 100 इकाई प्रकाश धरातल पर आता है, जिसमें से लगभग 95 यूनिट प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित गैसों, बादल, धूल कण से परावर्तित हो जाती हैं। इस 65 इकाई प्रकाश को पृथ्वी कुछ मात्रा में अवशोषित करती है एवं कुछ मात्रा में परावर्तित करती है। अवशोषित प्रकाश के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है एवं जो प्रकाश पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है उसे वायुमंडल में उपस्थित गैसें बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं। इन गैसों को ही ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जब ऊष्मा वायु अंतरिक्ष में नहीं जा पाती है तो वे हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ा देती हैं। इस घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के नाम हो गए CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। सबसे खतरनाक गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ओजोन क्षरण, वायुमंडल की समताप मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ओजोन गैस की परत कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। पृथ्वी से निष्कासित होने वाली CFC गैस के कारण ओजोन परत की मोटाई में कमी आ रही है। इसी कमी को ही ओजोन क्षरण कहते हैं। ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन नामक इकाई में नापा जाता है। ओजोन परत की मोटाई होती है उसको डाप्सन नामक इकाई में नापा जाता है। ओजोन क्षरण के दुष्प्रभाव, पराबैंगनी किरणें धरातल पर आ जाएंगी, जिस कारण से दिन प्रतिदिन तापमान में वृद्धि एवं कई प्रकार के चर्म रोग उत्पन्न हो जाएंगे। पराबैंगनी किरणों के आ जाने से आनुवंशिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ओजोन परत में अंटार्कटिका के क्षेत्र में एक छिद्र हो गया है, जिसे सर्वप्रथम फॉरमैन नामक व्यक्ति ने देखा था। ओजोन परत में हो रही छिद्र को रोकने के लिए 1987 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में एक समझौता हुआ, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल समझौता कहते हैं। कहाँ हुआ था? 1987 में हुआ था, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। इस समझौते के अनुसार ओजोन परत में हो रही कमी को रोकने के लिए CFC के उत्पादन को कम करने की बात कही गई। वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय। जल प्रदूषण, पीने योग्य जल में जब कोई अशुद्धि मिल जाती है तो जल की गुणवत्ता कम हो जाती है और जल पीने योग्य नहीं रह जाता है। इस समस्या को ही जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक, उद्योगों के द्वारा निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ एवं दूषित जल को नदियों में मिल जाना, मानव के द्वारा दैनिक उपयोग में लाए जाने वाले जल का सही रूप से निस्तारण न होना, अधिक मात्रा में अपमार्जक का उपयोग, कृषि में अधिक मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग, अम्लीय वर्षा। जल प्रदूषण का मानव शरीर पर प्रभाव, प्रदूषित जल के द्वारा कई प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, जैसे पेचिश हो जाता है, यह अमीबा का कारण होता है। डायरिया होता है, जीवाणुओं के द्वारा होता है। हैजा जीवाणुओं के द्वारा होता है। पीलिया विषाणुओं के द्वारा होता है। टाइफाइड जीवाणुओं के द्वारा। प्रदूषित जल के द्वारा ही डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती हैं। यह तीनों बुखार मादा मच्छर के द्वारा होता है।
यदि पीने योग्य जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। नाइट्रेट की मात्रा अगर जल में हो रही है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है बीमारी। पीने योग्य जल में कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में हड्डी एवं जोड़ों में दर्द होने लगता है। इस रोग में इटाई में ये होता है कि हड्डी और जो भी जॉइंट्स होते हैं उसमें पेन होने लगते हैं। पीने योग्य जल में फ्लोराइड की अधिकता से क्लोरोसिस नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इस बीमारी से हड्डी एवं दांत कमजोर होने लगते हैं, क्लोरोसिस के नाम। पीने योग्य जल में आर्सेनिक जब बढ़ जाता है तो ब्लैकफुट नामक बीमारी हो जाती है। यह बीमारी आमतौर पर पैरों में होती है। इस बीमारी के कारण पैर का आकार बढ़ जाता है। पीने योग्य जल में सीसे की अधिकता से एनीमिया नामक बीमारी होती है। यह बीमारी सामान्य तौर पर लड़कियों में होती है। शादी होने के बाद यह बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। नोट: मिनामाता रोग। यह रोग जापान देश में फैला। जापान देश की एक कंपनी में पारा को मिनामाता की खाड़ी में डाल दिया, जिस कारण से पारा को मछली ने खा लिया, अर्थात पारा मछली के अंदर पहुंच गया। जब इस मछली को खाया तो पारा मानव के अंदर पहुंच गया, जिस कारण से मानव का संवेदनशील तंत्र काम करना बंद कर दिया। इस बीमारी को ही मिनामाता रोग कहा गया। इस रोग में शरीर का काम करना बंद हो जाता है, अर्थात शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। जल प्रदूषण को मापने की विधियां या जल की गुणवत्ता को मापने की विधियां। सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता को मापने के लिए जैव ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, रासायनिक ऑक्सीजन, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एवं घुलीय ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन के आधार पर जल की गुणवत्ता को मापा जाता है। जैव ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल के 1 लीटर भाग को 5 दिन के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शुद्ध करती हो, उस मात्रा को जैव ऑक्सीजन का मांग कहते हैं। दूसरा है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा को क्रिया प्रतिक्रिया हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। इस ऑक्सीजन के मांग को ही रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। सीओडी के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि बीओडी के लिए कम। तीसरा है घुलीय ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन। यह जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो जलीय जीवों के लिए श्वसन के लिए आवश्यक होती है। घुलित ऑक्सीजन द्वारा ही जीव जंतु जीवित रह पाते हैं। जल प्रदूषण को कम करने के उपाय: कारखानों के द्वारा निकलने वाले प्रदूषित जल को नदियों में जाने से रोकेंगे। वर्षा जल को भूमिगत जल में परिवर्तित करेंगे। कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग कम करेंगे। ध्वनि प्रदूषण: सामान्य तीव्रता से अधिक की आवाज़ जिसके द्वारा शोर उत्पन्न होता है उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। शोर को सुनने से होने वाली समस्या को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को विपरीत प्रभाव डालती हो, जिस कारण से कानों में बहरेपन की समस्या उत्पन्न होने लगे, इस समस्या को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव: बहरेपन जैसे समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अनिद्रा जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जिस कारण मानव का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। रक्तचाप जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाएगी। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय: अनावश्यक हॉर्न का उपयोग न किया जाए। कम मात्रा में लाउड स्पीकर, डीजे, टीवी का उपयोग किया जाए। सड़क के किनारे एवं अधिक जनसंख्या क्षेत्रों में वृक्षों को लगाया जाए। स्कूलों की दीवारों पर कलर करा दिया जाए, जिस कारण बाहर की ध्वनि अंदर नहीं पहुंचती है। सिनेमा घरों में छत एवं दीवार खुरदरी बन जाती है, उन पर कालीन लगा दिया जाए, जिस कारण सिनेमा घरों में ध्वनि बार बार नहीं गूंजती है। भारी उद्योगों को जनसंख्या वाले क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल है, जबकि ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज है। हमारे कान 80 डेसिबल साउंड को सुन सकते हैं। इससे अधिक ध्वनि को सुनने से बहरेपन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मानव की सामान्य वार्तालाप की तीव्रता 60 डेसिबल होती है, जबकि चमगादड़ के द्वारा अपश्रव्य तरंगे सुन लेता है। ग्रीन मफलर टॉपिक है। ग्रीन मफलर का अर्थ होता है वृक्षों से है। अधिक मात्रा वृक्ष ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं, जिस कारण से ध्वनि मानव के कानों तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए वृक्षों को ही ग्रीन मफलर कहते हैं। अगला टॉपिक है मृदा अपरदन। मिट्टी की ऊपरी की परतों को कटाव हो जाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक वर्षा है। वर्षा के अतिरिक्त स्थलाकृति की बनावट दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। पशुओं की चराई एवं वृक्षों का कटाव भी मृदा अपरदन का एक कारक है।
पर्वतीय क्षेत्रों पर मृदा अपरदन अधिक होता है क्योंकि पर्वतों की ढलान से पानी का प्रवाह तेज होता है, जिस कारण से मृदा अपरदन भी अधिक हो जाता है। उदाहरण मासिनराम है। भारत में मालवा पठार के क्षेत्र में सर्वाधिक मृदा अपरदन हुआ है। यहाँ पर प्रवाहित होने वाली चंबल नदी के द्वारा ही बीहड़ क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। चंबल नदी के द्वारा जो अपरदन हुआ है उससे रिल या गुल्ली अपरदन कहते हैं। मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। नोट: सिक्किम राज्य भारत का पूर्ण रूप से जैविक कृषि करने वाला राज्य है। मेड़बंदी किया जाना चाहिए। प्रत्येक वर्ष फसलों को परिवर्तित करके उगाना चाहिए। क्रॉप्स रोटेशन करना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा कृषि की जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ महत्वपूर्ण संगठन हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। पहला है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। 5 अक्टूबर 1948 को इस IUCN की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकृति की सुरक्षा का कार्य करता है। इसी के द्वारा 1963 से रेड डाटा बुक, लाल सूची नामक पुस्तक जारी की जा रही है। इस पुस्तक में प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को समाहित किया जा गया। इसमें 9 सूचियां होती हैं एवं 2 रेड इंडेक्स में 9 सूचियां होती हैं एवं 2 प्रकार की पेज होते हैं, गुलाबी एवं हरा। हरे पेज पर उन जीव जंतु या पेड़ पौधों को लिखा जाता है जिन पर किसी भी प्रकार का कोई संकट न हो, जबकि गुलाबी पेज पर संकटग्रस्त जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को लिखा जाता है। विश्व वन्य जीव कोष, दूसरा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF। 29 अप्रैल 1961 को IUCN के सहयोग से विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करता है एवं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों को संरक्षण के लिए कार्य करते हैं या योजनाएं बनाते हैं, उन्हें यह संस्था आवश्यकता होने पर धन उपलब्ध कराती है। IPCC, इंट्रो गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, अंतर सरकारी परिवर्तन जलवायु कार्यकर। अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन कार्यकाल की स्थापना विश्व मौसम विभाग एवं संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से 1998 में की गई। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं और उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए कार्य करता है। IPCC का मुख्यालय जिनेवा में है। थैंक यू।